अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप अपने अर्ली 20s में हैं जिसको अपनी वेल्थ बनानी है, या फिर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है जैसे शादी के लिए पैसे सेव करना, या फिर आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है जैसे रिटायरमेंट फंड बनाना ताकि रिटायरमेंट के बाद आपको कोई दिक्कत ना आए, तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स को फिल्टर कैसे करना है, कैसे अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, और साथ ही हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 15, 75 एंड 10 रूल के बारे में भी जानेंगे। और हाँ, आजकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है कि जब मार्केट इतने हाई है तब क्या उस टाइम पर हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आपके हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड सही है और उसको फिल्टर कैसे करना है ये तो हम आज सीखने वाले ही हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है और क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का रीजन पता नहीं होगा ना, तब तक आप आज तो इन्वेस्ट कर देंगे लेकिन लॉन्ग टर्म तक उस इन्वेस्टमेंट में बने नहीं रह पाएंगे, जिस वजह से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का जो एक्चुअल फायदा मिलना था वही नहीं मिल पाएगा। तो चलिए जानते हैं। तो डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के मेनली 3 रीजन होते हैं, जिसमें सबसे पहला है एक्सपर्टीज। तो अगर आपकी स्टॉक मार्केट में एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए आप भी नमिता की तरह And I'm out बोलकर इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसी स्कीम है जहां पर अलग अलग एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पर एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और अल्टीमेटली उस पोर्टफोलियो में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे में अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं भी है, तब भी क्योंकि एक्सपर्ट्स आपके लिए स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अब आपको आउट होने की जरूरत नहीं है और आप भी ऑफर दे सकते हैं यानी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट होता है वो होता है रिस्क को डाइवर्सिफाई करना। तो देखो, क्योंकि ये जो एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स होते हैं ये एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग एसेट्स जैसे कि गोल्ड, स्टॉक्स और डेट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाता है, जिससे स्टॉक्स के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड में हमें थोड़ा कम रिस्क देखने को मिलता है। और तीसरा जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट है वो है अफोर्डेबिलिटी। अब देखो, कुछ कंपनीज के शेयर्स तो बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जिनके शेयर्स बहुत ज्यादा महंगे हैं। जैसे एमआरएफ का एग्जांपल ले लें तो उसके एक शेयर की प्राइस 1,20,000 रुपए से भी ज्यादा है। तो अगर आप 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब तो आप एमआरएफ में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहें तो आप कम कैपिटल से भी म्यूचुअल फंड के थ्रू एमआरएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये एक आपको पर्टिकुलर फंड दिखाई दे रहा है जिसमें एमआरएफ की 4.3% की एलोकेशन है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो इसमें आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका 4.3% एमआरएफ के स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो अगर शॉर्ट में कहें तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप प्रॉपर एक्सपर्टीज के साथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर आपको अफोर्डेबिलिटी भी मिलेगी और रिस्क मैनेजमेंट भी मिलेगा। अब म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना है ये तो आपको समझ आ गया है, लेकिन बहुत सारे टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर टाइप का म्यूचुअल फंड आपके लिए सही हो। तो आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, चलिए ये समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है जिन्हें हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें 3 मेजर चीजें समझने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहला है आपका गोल, यानी आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है। क्या आपका पर्पस लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना है, रिटायरमेंट के लिए फंड जमा करना है, या फिर आपको शादी करने के लिए या किसी कार के लिए या किसी और पर्पस के लिए पैसे इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको आपका गोल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी चीज आपको देखनी है वो है आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन, यानी आपका जो गोल है उसका हॉराइजन कितना है। मतलब अगर आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और अभी आपकी एज 28 ईयर्स है और आप 50 ईयर्स की एज में रिटायर होना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है वो 22 ईयर्स है। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिस्क एपेटाइट, यानी कितना रिस्क एपेटाइट आप रखते हो, कितना रिस्क आप ले सकते हो। क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, लेकिन बहुत ज्यादा इश्क और बहुत ज्यादा रिस्क दोनों में ही तकलीफ होती है। तो चलिए अब कुछ सिचुएशन से समझते हैं कि कौन से टाइप का म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। वैसे जितना डिटेल में मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ इतना कोई नहीं बताता है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। तो पहली सिचुएशन है कि अगर आप अपने 20s में हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि आप अभी बहुत ज्यादा यंग हैं, तो आपके लिए अपनी वेल्थ को ग्रो करना ही मेनली गोल होगा। और क्योंकि अभी आप बहुत यंग हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है वो भी बहुत ज्यादा है, आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही आपके पास बहुत लंबा टाइम है तो आप रिस्क भी थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप शुरुआत में कोई गलती भी करते हैं तो भी आपके पास बहुत लंबा टाइम है
जहां पर आप दोबारा से अपनी चीजों को ट्रैक पे ला सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपको ठीक लगता है, आप चाहते हैं थोड़ा हाई रिस्क लेना, तो ऐसे फंड्स जिनमें थोड़ा हाई रिस्क होता है लेकिन उसके साथ ही हाई रिटर्न्स मिलने के भी चांसेस होते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप या फ्लैक्सी कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स बेसिकली वो फंड्स होते हैं जिनमें जो ज्यादातर पैसा होता है वो छोटी छोटी कंपनीज में डाला जाता है, यानी ऐसी कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जनरली 5 से 7 हजार करोड़ के आसपास होती है। और अगर फ्लैक्सी कैप फंड की बात करें तो वहां पर फंड मैनेजर अपने हिसाब से आपके पैसे को चाहे तो स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है, मिड कैप यानी मीडियम साइज की कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर लार्ज कैप यानी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें भी इन्वेस्ट कर सकता है। वैसे अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब अगर सेकंड सिचुएशन की बात करें तो हो सकता है कि अभी आप एक स्टूडेंट हैं या फिर अभी आप अपने अर्ली 20s में हैं, लेकिन आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है, जैसे कोई कार खरीदना या फिर शादी के लिए पैसे इकट्ठे करना। तो ऐसे में क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स में रिस्क ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे में आपको कोई ऐसा फंड देखना चाहिए जो कि थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो और जो मार्केट में अवेलेबल अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि एफडी या फिर पीपीएफ, उनसे थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स आपको दे सके। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो किसी लार्ज कैप फंड, इंडेक्स फंड या फिर किसी हाइब्रिड फंड्स की तरफ जा सकते हैं। इसमें अगर आप लार्ज कैप फंड्स में जाते हैं तो क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनीज में लगाया जाता है, तो वहां पर आपका रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न ज्यादा मिल सकते हैं। अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड वो फंड होते हैं जो कि किसी इंडेक्स यानी निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो जितने रिटर्न्स निफ्टी देता है उतना ही ये इंडेक्स फंड्स भी दे सकते हैं। और क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री ग्रो कर रहा है और अगर इंडिया ग्रो करेगा तो इंडिया के स्टॉक मार्केट्स भी ग्रो करेंगे और ऐसे में जो हमारे इंडेक्स हैं वो भी ग्रो करेंगे। तो अगर आपने किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होगा तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी ग्रो करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा रिटर्न्स यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आपका जो पैसा होगा वो काफी हद तक सेफ रहेगा। और अगर हाइब्रिड फंड की बात करें तो यहाँ पर आपका पैसा इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट के साथ साथ डेट यानी बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती हैं। तो आपका जो पैसा है वो काफी हद तक सेफ रहता है। तो लार्ज कैप फंड्स, इंडेक्स फंड्स या फिर हाइब्रिड फंड्स स्मॉल कैप से थोड़े ज्यादा सेफ होते हैं। तो यहाँ पर आपको स्मॉल कैप के कंपैरिजन में थोड़े कम रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, लेकिन आपका रिस्क भी काफी हद तक कम हो जाता है। तो आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके बाद थर्ड सिचुएशन है जहां पर आप अपने 40s या 50s में आ चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकें और वी कैन से कि आप अपनी रिटायरमेंट के लिए अच्छी सेविंग कर सकें। तो यहाँ पर जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रिस्क एपेटाइट, क्योंकि आप अपने रिटायरमेंट के बहुत पास आ गए हैं और रिटायरमेंट के बाद हो सकता है कि आपकी या तो अर्निंग जीरो होगी या फिर बहुत कम होगी। तो ऐसे में अपनी कैपिटल को बचाना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको अपनी वेल्थ को ग्रो भी करना है ताकि रिटायरमेंट के टाइम तक आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस जमा हो जाए। तो यहाँ पर आप 15-75-10 का सिंपल रूल अपना सकते हो, जिसमें जो आपकी 15% कैपिटल है उसको आप किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसमें भी आप देखो कि अगर आपके पास 4-5 साल है तो आप लार्ज कैप फंड में ही जाओ, अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम है तो इक्विटी में ही आप स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स में जा सकते हो। इसके बाद जो आपकी 75% कैपिटल है उसको आप डेट फंड में एलोकेट कर सकते हो। डेट फंड्स में आपका पैसा क्योंकि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है जहां पर आपको फिक्स्ड इनकम मिलती है, तो यहां पर बहुत ही मिनिमम रिस्क होता है और आपका पैसा एफडी के कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट ग्रो कर सकता है। और बचा हुआ जो 10% पैसा है उसको आप गोल्ड जैसे किसी एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड और स्टॉक मार्केट का इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर कभी स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को मेंटेन रख सकता है। तो अब आपको ये तो समझ आ गया है कि आपके हिसाब से कौन सी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी सही है, लेकिन हर कैटेगरी में आपको बहुत सारी स्कीम्स देखने को मिलेगी। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपको टोटल म्यूचुअल फंड में 4000 से ज्यादा स्कीम्स देखने को मिलती है। तो आपके हिसाब से कौन सी स्कीम बेटर है ये पता करने के लिए हमें म्यूचुअल फंड्स को फिल्टर करना पड़ेगा। और वो फिल्टर कैसे करना है चलिए समझते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स को फिल्टर करने के लिए आपको अपने एंजल वन के डीमैट अकाउंट को लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपको होम सेक्शन पे जाना है। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स का एक कॉलम दिखाई देगा और यहाँ पर जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है फाइंड म्यूचुअल फंड्स। तो जब आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर लेफ्ट वाली साइड में आपको बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिल रहे हैं और इसके अलावा ऊपर भी आपको कुछ क्विक फिल्टर्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर आप हाई रिटर्न स्मॉल कैप फंड्स देखना चाहते हैं तो आपने इस पर क्लिक कर देना है और आपको वही फंड्स दिखाई देंगे जो स्मॉल कैप हैं और जिन्होंने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। अगर SBI के बेस्ट फंड्स देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स देखना चाहते हैं तो इस पे, और हाइब्रिड फंड्स देखना चाहते हैं तो आप इस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें प्रॉपरली म्यूचुअल फंड्स को फिल्टर करना है तो हम लेफ्ट साइड पे जो फिल्टर्स हैं इनका
यूज करेंगे तो इसमें जो सबसे पहला फिल्टर है वो है एसेट क्लास। इसमें आपको 5 टाइप के म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पहला है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि डेट में आपका जो पैसा है वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, और बॉन्ड्स क्योंकि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती हैं तो यहाँ पर बहुत ही कम रिस्क होता है, लेकिन इक्विटी के कंपैरिजन में आपको रिटर्न्स भी उतने ज्यादा नहीं मिलते हैं। अब ये जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं ये भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, इसके टाइप्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इन टाइप्स के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने म्यूचुअल फंड के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है जिसमें टोटल 11 लेक्चर्स हैं। आप उस कोर्स को हमारे ऐप नीरज जोशी से बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। इसके बाद जो दूसरे टाइप के म्यूचुअल फंड है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी का मतलब होता है कि इसमें जो आपका पैसा है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, और इसमें भी आपको बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ पॉपुलर टाइप्स मैंने आपको फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बता दिया था, लार्ज कैप फंड के बारे में बता दिया था, लार्ज एंड मिड कैप फंड भी होते हैं, मिड कैप फंड भी होते हैं, सेक्टोरल फंड्स भी होते हैं। तो आपको कौन से इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है आप वो भी यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब तीसरा होता है हाइब्रिड फंड। इसमें जो आपका पैसा है वो इक्विटी के साथ साथ डेट और कई बार गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया जाता है, और ये भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर हाइब्रिड फंड चाहिए तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की। इसमें आपको बेसिकली 2 ही फंड देखने को मिलते हैं, एक होता है चिल्ड्रन फंड और दूसरा होता है रिटायरमेंट फंड। तो इसमें जो फंड्स हैं उन्हें डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि वो चिल्ड्रन फंड या रिटायरमेंट फंड के लिए बेस्ट रहते हैं। और जो हमारे लास्ट टाइप के फंड है वो है अदर फंड, जिसमें आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स देखने को मिलते हैं, जिनको आप डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट से बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। नेक्स्ट होते हैं एफओएफ। एफओएफ का मतलब होता है फंड ऑफ फंड्स। इसमें एक जो म्यूचुअल फंड है वो बाकी फंड्स में इन्वेस्ट करता है, और यहाँ पर डोमेस्टिक की बात चल रही है तो डोमेस्टिक का मतलब है इंडिया के ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है एफओएफ ओवरसीज, यानी इसमें जो आपका पैसा है वो बाकी कंट्रीज के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इंडेक्स फंड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो आपका पैसा है वो इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है कि जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स है जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स, वो उसको रेप्लिकेट करता है। तो जिस हिसाब से इंडेक्स बढ़ेगा उसी हिसाब से आपका जो पैसा है वो ग्रो करेगा। और लास्ट में आते हैं ईएलएसएस फंड, जिसमें आपका जो पैसा है वो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जाता है, और ये मेनली टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं। तो अब आप यहां से जो एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मैंने इक्विटी सेलेक्ट कर लिया है। अब इक्विटी में यहाँ पर हमारे सारे ऑप्शन सेलेक्ट हैं। अगर मान लीजिए आप कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, डिविडेंड यील्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उन्हें अनसेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं सभी को फिल्टर करना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ से सारे के सारे फंड सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद जो हमारे सामने नेक्स्ट फिल्टर निकल कर आता है वो है एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का म्यूचुअल फंड बाय करना चाहते हैं, जैसे एक्सिस का बाय करना चाहते हैं, एचडीएफसी का बाय करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ इसलिए मैं कोई भी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट बात आती है फंड साइज की। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे छोटे फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 10,000 करोड़ से बड़े फंड्स मुझे देखने चाहिए, इसलिए मैं 10,000 करोड़ प्लस पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो 3 ईयर रिटर्न्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए। तो आपको चाहिए कि कम हो, मीडियम हो या हाई हो। अगर हाई आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर रिस्क भी उस हिसाब से बढ़ जाएगा, तो मैं हाई सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद रिस्क की हमसे बात की जा रही है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है, थोड़ा बहुत रिस्क लेना है, तो मैं हाई रिस्क ले सकता हूँ, तो मैं हाई पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपना रिस्क सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब जब मैंने हाई पे सेलेक्ट किया तो क्योंकि मैंने रिटर्न्स भी हाई सेलेक्ट कर रखे हैं तो मुझे इसके साथ वेरी हाई भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी स्कीम हमारे सामने निकल कर नहीं आएगी। तो मैंने वेरी हाई भी सेलेक्ट कर लिया है। आप मॉडरेटली हाई भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट टाइप का हमारे सामने फिल्टर निकल कर आ रहा है। आपको एसआईपी करनी है तो यहाँ पर आपको सिर्फ वही फंड्स दिखाए जाएंगे जिनमें आप एसआईपी कर सकते हैं। तो हमें एसआईपी करनी है तो हम एसआईपी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे सामने ऑप्शन निकल कर आता है वो है फंड टाइप। आपको कैसा फंड चाहिए, ऐसा फंड जो कि आपको डिविडेंड दे या फिर ऐसा फंड जो कि आपको ग्रोथ दे। तो मुझे लगता है कि हमारे हिसाब से हमें ग्रोथ वाले फंड में ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारा पर्पस है लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ को ग्रो करना, तो इसलिए मैंने ग्रोथ सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे सामने फिल्टर है वो है एक्सपेंस रेशियो का। तो अगर आपको लो एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चाहिए तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वो फंड दिखाई जाएंगे जिनका एक्सपेंस रेशियो कम है। तो अगर मैं यहाँ पर लो एक्सपेंस रेशियो सेलेक्ट करता हूँ तो अब मुझे सिर्फ एक ही ऐसी स्कीम दिखाई दे रही है जो कि इक्विटी में आती
है जिसका फंड साइज 10,000 करोड़ से बड़ा है, जिसने पिछले 3 साल में 15 से 50% के बीच के रिटर्न्स दे रखे हैं, जिसमें जो रिस्क है वो अब मॉडरेटली हाई, हाई या वेरी हाई में आता है, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट टाइप है वो SIP भी हो सकता है, ये फंड ग्रोथ में भी आता है और एक्सपेंस रेशियो भी कम है। तो अभी सिर्फ एक ही स्कीम देखने को मिल रही है, तो मैं मीडियम भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने मीडियम सेलेक्ट किया तो अब हमारे सामने बहुत सारी स्कीम्स निकल कर आ गई हैं, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड अच्छा है तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देने में कोई बुराई नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। तो आपको चाहिए कि नहीं 0 से 100 होना चाहिए मिनिमम, या फिर 101 से 500 होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 0 से 100 हो, 101 से 500 हो या 500 से 1000 हो, तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको 500 ही इन्वेस्ट करना है तो फिर आपके लिए 501 से 1000 वाला आपको अनटिक करना होगा। तो अब जो फिल्टर्स हमने लगाए हैं उस हिसाब से हमें ये सारी स्कीम्स देखने को मिल रही हैं। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से बहुत ज्यादा स्कीम देखने को मिल रही है और आपको लगता है कि आपको सिर्फ लार्ज कैप फंड्स ही देखने हैं, तो यहां से आप सिर्फ लार्ज कैप फंड्स को ही सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब जब हम लार्ज कैप फंड सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने सिर्फ वही स्कीम्स नजर आएंगी जो कि लार्ज कैप हैं। तो अब देखिए कि हमारे सामने सिर्फ इतनी ही स्कीम्स निकल कर आई हैं। तो इस तरीके से आप अपने लिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम को फिल्टर कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा है कि क्योंकि अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो क्या हमें ऐसे टाइम पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसको एक चार्ट से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने निफ्टी स्मॉल कैप 100 का चार्ट ओपन किया है। अब आप देख सकते हैं कि अभी के टाइम पर ये ऑल टाइम हाई पर है, बट अब आप 2022 की स्टार्टिंग में देखें तो कुछ ऐसा ही ऑल टाइम हाई हमें 2022 में भी देखने को मिला था। तो देखो, जिस टाइम पर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है उस टाइम पर वन टाइम में सारा पैसा इन्वेस्ट करना तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप SIP करते तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद लगातार हमें यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है। बट क्योंकि यहाँ पर हमने SIP के थ्रू हर मंथ इन्वेस्ट किया है, इसलिए हम कम NAV में हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ऐसे में हमारी जो एवरेज NAV होगी वो भी कम होगी। और लॉन्ग टर्म में हमें यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट में ग्रोथ दिखी है, और आज चाहे किसी ने भी उस टाइम के ऑल टाइम हाई में इन्वेस्टमेंट शुरू की होगी, बट लॉन्ग टर्म में उसे यहाँ पर भी अच्छे खासे रिटर्न्स मिले होंगे। तो इससे बेसिकली हमें ये समझ आता है कि देखो, हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि ये ऑल टाइम हाई है, या हो सकता है मार्केट अभी बढ़ेगा, यहाँ पे जाएगा, या यहाँ पे जाके अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो इस वजह से हम अपॉर्चुनिटीज को तो मिस नहीं कर सकते। तो SIP के थ्रू आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पर शॉर्ट टर्म में तो आप पे रिस्क रहेगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पर आपका जो रिस्क होता है वो काफी मिनिमाइज हो जाता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एंजल वन के थ्रू कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और जानना चाहते हैं तो यहां पर आपको वीडियो दिखाई दे रही है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।